नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग PYQ सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि विगत वर्षों में विभिन्न आयोगों के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। और इसी क्रम में आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें जो सवाल आए हुए हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, उन्हीं को हम लोगों ने देखेंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार? तो इसका उत्तर देखा जाए तो दोनों होगा। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद ये दोनों थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये कहती है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। वे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध थे और 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत भी इन्होंने की थी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यह है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने? तो इसका आंसर होगा थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 की रिपोर्ट के आधार पर यह विभाजन किया गया। इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन। इन्होंने सामग्रियों के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग में ये विभाजन किया था और थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार जो विवरण दिया था वो प्रकाशित किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहॉर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े थे? पुरातात्विक उत्खनन से, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से, देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना या औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण से? तो इसका उत्तर होगा पुरातात्विक खनन से जुड़े थे। ये सभी लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए प्रसिद्ध थे और मुख्य रूप से साउथ इंडिया के इतिहास और पुरास्थलों पर इन्होंने कार्य किया और इन्हीं के प्रयासों से दक्षिण भारत के कई प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में? तो सही उत्तर है मध्य पाषाण काल में, जिसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इसी के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और भारत की बात की जाए तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट MP में है, और बागोर, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, वहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही कहा गया कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था आदमगढ़ में। तो पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मध्य पाषाण काल में आदमगढ़, जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम नाम से है, और होशंगाबाद, तो होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम हो गया। तो यदि दोनों आएगा तो आप दोनों ही ऑप्शन में से जो रहेगा उसे आप टिक करेंगे। और दूसरा स्थल है बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, मादाहा से, सराय नहार राय से? तो इसका उत्तर है C, मादाहा से। मादाहा जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा ने यहाँ पर 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया था, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान। वहीं सराय नहाराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए? सराय नहाराय से, मादाहा से, लिखैया से और चौपानी मांडो से? देखिए, इसमें जो है मादाहा से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी सिंह निर्मित उपकरण व आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। वहीं अगर सराय नहार राय की बात की जाए तो यहाँ से भी कुछ मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं और
आयोग ने इसका उत्तर जो माना था वो ए और बी दोनों माना था। तो सराय नाहर राय और महदहा दोनों में जो भी आप टिक मारेंगे दोनों ही सही है। ये यूपी आर ओ मेंस 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर और मादहा। तो अगर हम बात करें तो जो मादहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये सबसे दक्षिण का भाग होगा। फिर आएगा लेखैया जो कि मिर्ज़ापुर यूपी में है। उसके बाद पैसरा आएगा बिहार में। और फिर आएगा बीरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये सबसे पूर्वी होगा। तो इसका सही क्रम होगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 यानी इसका आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लंगना से। तो इसका आंसर है दमदमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दमदमा से 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं और इनमें से 5 शवाधान युग्म यानी ट्विन ब्यूरल्स हैं, जबकि एक शवाधान 3 मानव कंकाल के साथ पाए गए हैं और शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। तो इसका आंसर होगा दमदमा। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से और प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो आंसर होगा नवपाषाण काल से। यही वह समय था जब मानव कृषि कर्म से परिचित हुआ और कृषि ने मानव जीवन में स्थायित्व यानी सेटलमेंट को जन्म दिया। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नल्ला मल्ला पहाड़ियों से और नर्मदा पहाड़ियों से, नर्मदा घाटी से। तो इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में अवस्थित हथनौरा जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सुनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? गंगा नदी, नर्मदा घाटी, यमुना नदी और ताप्ती घाटी। तो इसका आंसर होगा नर्मदा वैली। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा जो कि सीहोर एमपी में है, वहाँ से अरुण सुनकिया जी के द्वारा 1982 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूँ, चावल, जौ और बाजरा। तो इसका आंसर होगा जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया। वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 8000 ईसा पूर्व में मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज था। यह पश्चिम एशिया के देशों ईरान आदि के मध्य स्थित क्षेत्रों में उगाया जाता था। इसके बाद गेहूं को उगाया जाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डिवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। तो देखा जाए तो इसका आंसर है बी, लहुरादेव। प्राचीन कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त मिलते हैं। वहीं मेहरगढ़ की बात की जाए जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है, यहाँ 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सही उत्तर लहुरादेव होगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। तो आंसर है मेहरगढ़। विकल्प में लहुरादेव नहीं है, तभी मेहरगढ़ आंसर बनेगा जो कि बलूचिस्तान में है, तब सबसे प्राचीन है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। यदि बात की जाए कोल्डिवा जो कि प्रयागराज में है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, यदि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के रूप में लहुरादेव दिया गया होता तब उत्तर लहुरादेव होता। चूँकि ऑब्जेक्टिव्स में लहुरादेव नहीं है, मेहरगढ़ दिया हुआ है, तो इसका आंसर मेहरगढ़ माना जाएगा। नेक्स्ट,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगौक। तो इसका आंसर मेहरगढ़ ही होगा। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और यहीं से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? मुंडीगाक, दम्ब, सादात, बालाकोट और मेहरगढ़। तो आंसर होगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जो कि बोलन नदी के किनारे स्थित है और यहीं से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्ब, सदात से, किले गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। तो आंसर है मेहरगढ़। यहीं से पशुपालन और कृषि दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास के अवशेष हैं और यहाँ के निवासी भेड़, बकरी और मवेशी को पालते थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन यह कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये सही है। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ये गलत है। देखिए, नवीनतम खोज ये कहती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव है। यहीं से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये साक्ष्य वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न केवल धान है, ना कि जौ, यानी कि जौ नहीं है, केवल धान है। इसी के साक्ष्य मुख्य रूप से मेहरगढ़ पाकिस्तान से संबंधित हैं। तो केवल धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जौ के नहीं। नेक्स्ट, अब हम लोग रिवीजन देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो लहुरा देव जो है वो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, जो कि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसका काल 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व है। यहाँ से केवल चावल यानी धान के साक्ष्य मिले हैं, जौ के नहीं मिले हैं। मेहरगढ़ की बात की जाए तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जिसका काल 7000 ईसा पूर्व है, लहुरा देव के बाद का है। यहाँ पे गेहूँ और जौ इनके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और नवीन खोजों से पूर्व इसे ही प्राचीनतम माना जाता था। यदि मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों दिया जाएगा ऑप्शन में, तब हम लोग लहुरा देव को टिक करेंगे। यदि ये नहीं, लहुरा देव नहीं दिया जाएगा, तब हम लोग मेहरगढ़ को टिक करेंगे। कोल्डेवा की बात की जाए तो ये बेलन घाटी प्रयागराज में है। यहाँ पे 650 ईसा पूर्व के आसपास के काल में चावल की भूसी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यदि परीक्षा विकल्प में लहुरा देव ना हो तो प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ माना जाएगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। आंसर होगा मेहरगढ़। यहीं से हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व के आसपास की है। वहीं अगर किले गुल मोहम्मद की बात करें तो ये 4000 ईसा पूर्व के आसपास का, और कालीबंगन जो है वो 3500 ईसा पूर्व के आसपास की तिथियों का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थलों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो औंधे, बोरी, बागोर या लखनिया। तो आपको पता है बागोर से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य में आदमगढ़ होशंगाबाद, जो कि एमपी में है, और बागोर भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान से है। तो सही उत्तर होगा सी, बागोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को और लौह युग को। तो इसका आंसर होगा कॉपर युग यानी ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, कॉपर स्टोन एज को ही चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है।
और इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों को साथ साथ प्रयोग करना शुरू किया था। यह हड़प्पा सभ्यता से पूर्व और उसके समकालीन संस्कृतियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल सही है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये गलत है क्योंकि ये लोग चावल से परिचित थे, तो ऑप्शन 2 कट जाएगा, ये दोनों कट गए। अब देखते हैं, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ये भी सही है, 1 और 3, तो यही ए उत्तर इसका सही होगा, 1, 3, 4। चौथा है कि यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियों को उकेरा गया है, तो 1, 3, 4 ये सही है। व्याख्या देखें तो आहड़ जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल था जहाँ से तांबा गलाने के लिए फेमस था और ये उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ के लोग गेहूँ और चावल से अच्छी तरह परिचित थे और यहाँ से काले लाल रंग ब्लैक एंड रेड वेयर के मृदभांड मिले हैं जिन पर सफ़ेद ज्यामितीय आकृतियों को उकेरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ अथवा बनास संस्कृतियाँ किस संस्कृतियों के समकालिक हैं? हड़प्पा, मुगलकालीन, मौर्य और गुप्त। तो आंसर होगा ए, हड़प्पा कालीन। आहड़ संस्कृति, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती यानी तांबा वाले स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तांबे की उपलब्धता के कारण हड़प्पा वासियों को तांबा निर्यात किया जाता था, तो यहाँ पे उत्पन्न होता था, तो हड़प्पा वासियों से इसका तांबे का, कॉपर का ट्रेड किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पुरस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा से। तो इसका आंसर है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट पुरस्थल है। यहाँ से नवपाषाण काल यानी पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के निरंतर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से लेकर न्यूलिथिक नवपाषाण काल तक के विभिन्न चरण मिलते हैं। नेक्स्ट है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वाकड़कर ने, एस.डी. सांकलिया ने और मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका आंसर है एस.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली जो कि एमपी का उत्खनन स्थल है, एस.डी. सांकलिया ने यहाँ पे उत्खनन कराया था, जो कि पुणे के डेक्कन कॉलेज के एक प्रोफेसर थे और यहाँ से सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है नवदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, ये नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और यहाँ से 1500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है और यहाँ से चरखे और तकलियों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में, मंदिर के रूप में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ये जो है नवपाषाण युगीन जो बस्तियां थीं, स्मारक थे, ये दक्षिण भारत में शवों को दफनाने की परंपरा इनमें विद्यमान थी। देखिए फोटोज़ में देखिए, इन समाधियों को विशाल पत्थर के खंडों से घेरा जाता था जिन्हें मेगालिथ कहा जाता था या वृहत पाषाण कहा जाता था। ये मूल रूप से मृतक को दफनाने के स्थान यानी ब्यूरल साइट्स होते थे। इसके उदाहरण में बात की जाए तो शिष्ट समाधि, पिट सर्किल और डोलमेन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग कटीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डेवा या ब्रह्मगिरी। तो इसका उत्तर होगा संगनकल्लू। राग के टीले दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ये कर्नाटक के मैसूर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित संगनकल्लू नामक स्थल से मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि मवेशियों के बाड़े जहाँ उपते थे और वहाँ गोबर इकट्ठा करके उन्हें जलाया जाता था, ऐसे ही राग के टीला बन जाता था। और पिकली हल जो स्थल है
वहाँ से भी ऐसे राख के टीले प्राप्त हुए हैं हमें। अगला है भीमबेटका से किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल से। तो आंसर है गुफाओं के शैल चित्र से ये चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में स्थित है, यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है रॉक पेंटिंग का, जिसको 1957 में वी.एस. वाकड़कर जी ने खोजा था। यहाँ की गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। यहाँ से हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक कला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोगों ने देखा भीमबेटका जो कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जबकि अजंता और बाघ की गुफाओं की बात की जाए तो यहाँ से मौर्य गुप्त काल की चित्रकला के लिए ये जानी जाती है। वहीं अमरावती अपने स्तूप और स्थापत्य कला जो कि शुंग सतवाहन कालखंड का है उसके लिए विख्यात है। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? अभी हम लोगों ने देखा, तो ये रायसेन ज़िले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। और ये अब्दुल्लागंज के समीप विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। और ये भोपाल से मात्र 45 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में है। तो इसका आंसर अब्दुल्लागंज रायसेन होगा। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया से, भीमबेटका से, लिखैया से, आदमगढ़ से। तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश के शिलाश्रयों से प्राप्त हुआ है। यहाँ पाषाण काल से लेकर मध्य ऐतिहासिक काल तक के चित्र मिलते हैं और ये मानव विकास के इतिहास का एक अद्वितीय दस्तावेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच.डी. संकालिया, वी.एस. वाकड़कर और वी.एन. मिश्रा जी। तो इसका आंसर है वी.एस. वाकड़कर। इनका पूरा नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। वे उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस क्षेत्र के सर्वेक्षण कर इसे प्रागैतिहासिक कालीन घोषित किया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों को कब खोजा था? 1951, 52, 54 से 55, 57 से 58 और 60 से 61। तो इसका उत्तर होगा 1957। नोट करने बात यह है कि आयोग ने इसका उत्तर विकल्प सी माना है 1957-58, जो कि सही भी है। यह खोज भारतीय पुरातत्व के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। भीमबेटका को किसने खोजा था? अभी हम लोगों ने देखा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने खोजा था। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किले में। तो इसका उत्तर होगा हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड ऑक्रे कलर्ड पोट्री, इस परंपरा का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। 1951 में बी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान इन मृदभांडों को पहली बार पहचाना और उनका नाम दिया था। ये गंगा यमुना दोआब की एक विशिष्ट ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल के भी महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से उत्तर। तो इसका उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। तो महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणिक थी उसमें मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाया जाता था और शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा में लिपटाकर दफनाया जाता था। इनमें नेवासा, दैमाबाद, चंदौली और इनाम गांव जैसे स्थलों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कब्रों में मिट्टी की जो बर्तन होते थे उनमें हड्डियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से
मानव काल के साथ कुत्ते कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुए, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की। तो इसका उत्तर होगा बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर स्थित नवपाषाण स्थल है। यहीं से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। यह एक विशेष प्रथा थी जो भारत के किसी अन्य नवपाषाणिक स्थल से नहीं मिली है। यहाँ के लोग गर्तवास यानी पिट ड्वेलिंग गड्ढे वाले घरों में रहते थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? ये रिपीटेड है, तो इसका उत्तर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम की खोज देखी जाए तो 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी, और यहाँ से पत्थर के साथ साथ हड्डी के औजार भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले? बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, कोल्डेवक, संगनकल्लू। आंसर होगा बुर्जहोम, यानी ज़मीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहना बुर्जहोम कश्मीर की प्रमुख विशेषता है। इन गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं और ये व्यवस्था संभवतः ठंड से बचने के लिए की जाती थी। अब हमें सही मिलान करना है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बीच में। और भीमबेटका गुफा, बुर्जहोम, बनास घाटी, सोहन या सोन नदी घाटी के बारे में। तो पुरापाषाण काल जो है वो सोहन या सोन नदी घाटी से रिलेटेड होगी। मध्यपाषाण काल में भीमबेटका की गुफाओं को प्राप्त किया गया था। नवपाषाण काल में बुर्जहोम और ताम्रपाषाण काल में बनास घाटी या बनास वैली आएगी। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, फिर पुरातात्विक स्थल और वर्तमान राज्य को हमें मिलाना है। तो नेवासा जो था वो महाराष्ट्र में था। ईसमपुर कर्नाटक के हुंसगी घाटी पुरापाषाण औजार केंद्र था यहाँ पे। डिडवाना जो कि पता ही है राजस्थान में, और गुडियम गुफा जो है वो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में। तो इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, हमें देखना है कि कौन से युग इनमें से सुमेलित हैं। बुर्जहोम यानी शैलकृत देव मंदिर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बुर्जहोम में गर्तवास पिट ड्वेलिंग के लिए प्रसिद्ध था, ना कि शैलकृत मंदिर के लिए। युग्म 2, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये सही है, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक काल की टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध था। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, ये भी सही है। 2 और 3 सही होगा, उत्तर डी होगा। गणेश्वर जो कि राजस्थान में एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है, जहाँ से तांबे की वस्तुएं, बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा, ये सब मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचना पर बताइए क्या सही है। इनमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ ये गलत है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में नहीं है, और ये एक व्यापारिक बंदरगाह था। इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक बस्ती थी, ये सही है। मंगड़ू केरल में एक महापाषाणिक यानी मेगालिथिक स्थल था, ये भी सही है। सालीहुंडम ये आंध्र प्रदेश में था, किंतु ये शैलकृत गुफा नहीं था, ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध था, तो ये गलत है। तो उत्तर होगा 2, 3। आंसर इसका होगा 2 और 3। नेक्स्ट, सर्वाधिक मानव कंकाल हमें कहाँ मिलते हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? मोहराना पहाड़, गगरिया, बघई या लिखैया? तो इसका उत्तर होगा लिखैया। विंध्य क्षेत्र के लिखैया शिलाशय संख्या 1 से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। डॉक्टर JN पांडे जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD थे, इनकी पुस्तक थी पुरातत्व विमर्श। इन्हीं के अनुसार यहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन यूनिवर्सिटी के जॉन और लुकास के अनुसार यहाँ से कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियों को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण देखना है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ये सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी सही। कथन और कारण दोनों ही सही है, उत्तर होगा ए। GR शर्मा के अनुसार सराय नहार राय में खुदाई से पता चला कि नूतन भूतल काल में
और इसके अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी हो गई थी और इसी कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र, जहाँ पानी और संसाधन उपलब्ध थे, वहीं में प्रवास माइग्रेशन किया था। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। यह देश की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्वीय अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हें कहा जाता है। ये वे ब्रिटिश सेनाधिकारी थे जो बाद में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ भारत आए थे और 1861 में इन्हें ही पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये भोपाल में अवस्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और अब इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वयंशासी संगठन है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे और इन्होंने 1863 में अन्वेषण शुरू किया था। त्रियुगीन विभाजन की बात की जाए तो ये थॉमसन ने किया था कोपेनहेगन संग्रहालय में और ये इसका विभाजन पाषाण, कांस्य और लौह युग के हिसाब से इन्होंने विभाजित किया था। ये पशुपालन की बात की जाए तो आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान के स्थल हैं जहाँ पे पशुपालन स्टार्ट हुआ था। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महादह यूपी से और यहीं से हड्डी के आभूषण भी मिले हैं। 3 मानव कंकाल हमें दमदमा यूपी से प्राप्त हुए हैं जहाँ एक ही कब्र से ये कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी हथनौरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ जो कि अरुण सोनकिया जी के द्वारा किया गया था 1982 में। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, 8000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी खोज हुई थी। वहीं प्राचीनतम कृषि चावल की बात की जाए तो ये लहुरा देव में हुई थी 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। और वहीं प्राचीनतम कृषि गेहूँ और स्थायी जीवन की बात की जाए तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़ जहाँ पे 7000 ईसा पूर्व में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल बागोर राजस्थान एमपी में हुआ है। चालकोलिथिक युग, ताम्र पाषाण युग, कॉपर स्टोन एज को कहा जाता है। आहार सभ्यता जो कि राजस्थान की थी इसे ताम्रवती भी कहते हैं। यहाँ पे काले लाल मृद भांड मिले थे और ये लोग चावल से परिचित थे। सांस्कृतिक निरंतरता की बात की जाए तो मेहरगढ़ जहाँ पे पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य हमें मिले हैं। नवदा टोली एमपी की बात की जाए तो इसके उत्खननकर्ता थे एसडी संकलिया और इन्होंने सबसे विस्तृत ताम्र पाषाणिक स्थल की खोज की थी। वृहद पाषाण काल मेगालिथ की बात की जाए तो दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जाना जाता है। वहीं राख के टीले की बात की जाए तो संगनकल्लू कर्नाटका में प्राप्त है जहाँ मवेशियों के गोबर जलाने के साक्ष्य में मिलते हैं। भीमबेटका की बात की जाए जो कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। यहाँ पे गुफा शैल चित्रों रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई जिसका खोजकर्ता वीएस वाकड़कर जी थे। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हम लोगों का ये सेशन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री के और एक कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। कंटिन्यूसली पीवाईक्यूज़ आते रहेंगे, आपको बस ×2 में करके ×1.5 स्पीड करके आप वीडियो पूरा देखिए और बार बार रिवीजन मोड में देखिए। धन्यवाद।